अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान दिफाई तौर पर मार खाने के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी शदीद पसपाई का सामना रहा है। हर रोज मिलने वाले सेटबैक भारतीय सिफारतकारी के लिए हजीमत और शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात को जहां पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया, वहां भारतीय गुमान और अरमान भी उस वक्त मलिया मेट हुए जब भारत के बड़े तजारती साथी और आम तरीन इत्तेहादी अमरीका ने भी अपना वजन पाकिस्तान के पल्ले में डाल दिया। पहले तो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भारतीय दरखास्त पर सीज फायर करवाया और फिर उसका क्रेडिट भी लेकर मोदी को अपने मुल्क में ही मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। और अब डोनाल्ड ट्रंप हर रोज ही भारत और मोदी सरकार के लिए बतौर डरावना ख्वाब बनकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को नजरअंदाज ना करने का अहद किया, तजारती रवाबत बढ़ाने का वादा किया और पाक भारत एटमी जंग रुकवा कर खुद को सबसे ज्यादा सराहे जाने का दावा भी किया। भारत के लिए यह बड़ा सिफारती धचका इसलिए भी है क्योंकि भारत का शिमला मुआहिदे के तहत पाक भारत तनाजात को आपसी मामला रखने की शर्त भी तार तार हो रही है, क्योंकि आलमी दुनिया के दीगर ममालिक भी पाक भारत कशीदगी को कम करवाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अमरीकी सदर की मुदाखलत तो पहले ही भारत को हजम नहीं हो रही थी, वहां अब बरतानिया ने भी पाक भारत मामलात में अपने सारसी किरदार को मजीद बढ़ाना शुरू कर दिया है और यह भी सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी गर्दाना जा रहा है। पाकिस्तान में आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी न सिर्फ पाक भारत तनाज़ा कम करने के लिए पेश हैं, वहां अब उन्होंने भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहिदे को मुअत्तल करने के इक़दाम को भी निशाने पर रख लिया है, जिनके बकौल वो फरीक़ैन पर इस बात पर जोर देंगे कि वो इंडस वाटर ट्रीटी की पासदारी करें। इन्हें के बाद एक सिफारती धचकों ने भारत और बिलखुसूस मोदी सरकार के औसान खता कर दिए है और भारत में यह बहस चल पड़ी है कि उनके अपने वज़ीर ख़ारजा एस शंकर सिफारती और खारजा महाज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और अब इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत ने नई हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने के लिए अपने अरकान पार्लियामेंट को मैदान में उतारा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक भारत के अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ ममालिक के सामने जनूबी एशिया की सूरत हाल में भारत की पोजीशन वाज़े करने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी इस वफ्त में शामिल होने की हामी भर ली है। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर वफ्त की क़यादत करेंगे। इन अरकान पार्लियामेंट का वफ्त अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने 70 मुल्कों के डिफेंस अताशियों को भी सफाई पेश करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब भारत के अंदर से भी पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भारत के अपने साबिक वजीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा तक इस ऑपरेशन को नाकाम ऑपरेशन कह रहे हैं। इससे कबल भी बहुत से सियासतदान और तज्ज़ियाकार मोदी सरकार के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठा चुके हैं। दिफाई, सिफारती और सियासी तौर पर नाकामियों के बाद मोदी सरकार ने अपना गुस्सा एक बार फिर निहत्ते कश्मीरियों पर उतारना शुरू कर दिया है। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में भारत के जाली एनकाउंटर का सिलसिला तेज हो गया है और 22 अप्रैल के बाद से अब तक 48 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है, जबकि 2000 से जायद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 6 मुख्तलिफ अजला में भारतीय फोर्सेज ने जाली एनकाउंटर्स में 5 से जायद नौजवानों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 40 से जायद घरों पर छापे मारकर 25 नौजवानों को हिरासत में लिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय फौज ने मुतअद्दिद कार्रवाइयों में पिछले 3 दिन में 60 से जायद मुकामी कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। अल जजीरा के मुताबिक 22 अप्रैल से अब तक भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में 2000 से जायद मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान खवातीन और बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान है, जिसकी सिफारती और खारजा सतह पर कामयाबी तो हुई है, लेकिन दिफाई तौर पर तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हैरत में डाला है। बिलखुसूस आलमी मीडिया का तमाम फोकस पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर आ गया है और हर रोज ही नामवर आलमी जरीदे पाक फौज की सलाहियतों के गुण गा रहे हैं। आज भी नामवर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तफसीली रिपोर्ट शाया की है, जिसमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। ऐसे में भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अखबार ने मजीद लिखा है कि पाकिस्तान की कामयाबी से अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ और पाक भारत तनाज़े ने अवामी जज्बात में तब्दीली की लहर पैदा की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जारहियत का आगाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय सीज फायर की पेशकश को कबूल किया। अखबार के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोझ करके
सबको हैरान किया। अखबार ने मजीद लिखा है कि ऑपरेशन की कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है और भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। पाक भारत सीज फायर कब तक चल सकता है और ये मामला किस तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या फिर से पाक भारत कशीदगी बढ़ सकती है या मामला अब तजारत की तरफ जाएंगे? और पाकिस्तान के अंदर इस सीज फायर के अलावा एक सियासी सीज फायर की बात भी हो रही है, क्या वो मुमकिन है? बात करने के मसला मौजूद हैं सीनियर साफी और तजज़ेकार हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि क्या लग रहा है अब पाक भारत कशीदगी क्या नया रुख इख्तियार करेगी? ये कशीदगी फिर से बढ़ने का कोई खदशा मौजूद है? चूंकि राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अल्दो अपनी खिफत बिटाने के लिए इस तरह के बयान वहाँ से आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अब मामला जो है वो मुज़ाकरात, बातचीत, ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं? जी समर अब्बास साहब, आप देखें कि एक तरफ तो जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो बार बार जो है वो सीज़ फायर की बात कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं जी कि इनके साथ हम तजारत को फ़रोग देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहे हैं कि बात होगी तो POK पे होगी, और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो कहते हैं जी कि अभी तो ट्रेलर चला है और पिक्चर अभी बाकी है। तो देखें, एक और डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और वो इंडिया भी जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखें, जो बरतानिया है इसका इस सीज़ फायर में बड़ा अहम रोल है, लेकिन उन्होंने उसको ना तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश किया, ना उसको हाईलाइट किया। तो मैं पहले दिन से, जिस दिन ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की थी सीज़ फायर की, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इसमें बरतानिया का भी किरदार है। तो अब ट्रंप साहब ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस सीज़ फायर को बचाने के लिए जो बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा सरगर्म हो गया है, तो ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है। और इसका मतलब ये है कि सीज़ फायर को बहुत से ख़तरात दरपेश हैं और तमाम के तमाम ख़तरात इंडिया की तरफ से दरपेश हैं। दूसरी जो एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो रिलीज़ की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफ़र्ट्स शुरू कर दी हैं। प्लान बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप समर साहब ज़रा इस पर गौर करें कि एक तरफ सीज़ फायर है और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने के मंसूबे बना रहा है, बल्कि कोशिश कर रहा है कि पानी बंद कर दिया जाए। और पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर हमारा पानी बंद हुआ तो ये एक्ट ऑफ वार होगा, यानी कि हम इसे एक इक़दाम जंग के तौर पे समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश और पानी बंद करने की धमकी देना, ये भी एक्ट ऑफ वार है। और इंडिया ये जो वाटर बॉम्ब है इसको इस्तेमाल करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान ने जो ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया ट्रंप का। लेकिन हिंदुस्तान ने ना सिर्फ उसकी तरदीद करने की कोशिश की, बल्कि वो अभी तक सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान और दौरा इंडिया, इससे मुझे लगता है कि सीज़ फायर को ख़तरात दरपेश हैं। पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी पॉलिटिकल वजूहात की वजह से कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरफ से उसको एक दफ़ा फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये जो वहाँ पे पानी का रुख मोड़ने के वाले से ख्वाहिशात हैं, पाकिस्तान जो है आलमी सतह पर जो है मुख्तलिफ फोरम्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, आर्मी जो आर्बिट्रेशन की कोर्ट है, वहाँ पाकिस्तान जा सकता है। अजय बंगा ने भी कह दिया, वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी, कि ये ऐसा नहीं हो सकता, एक तरफा आप इस मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकते। तो एक कानूनी ऑप्शन भी है, लेकिन एक ऑप्शन का ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जिक्र किया था कि अगर डैम वगैरह बनाए, पानी डाइवर्ट करने की कोशिश की तो फिर हम उड़ा देंगे वो सब कुछ। तो फिर उस तरफ ही मामला आपको लगता है कि जा सकता है, या इंटरनेशनली ही ये मसला हल हो जाएगा? देखें, अगर आप हिस्ट्री पे निगाह डालें तो आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1957 में एक मुआहदा हुआ था, 1957 में। उस वक्त अमेरिका के सदर थे रूजवेल्ट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। दोनों की वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया
और उस जॉइंट स्टेटमेंट में जिक्र था दो अहम चीज़ों का, एक था कश्मीर और दूसरा था इंडस वाटर। और उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर पर मेडिएशन करेगा और इनका मामला तय करने की कोशिश करेगा। और उसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया को 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पे राज़ी किया। अब ये मैंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बताया, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका के सरबराहान ममलकत की, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की आर्काइव में अभी तक मौजूद है। आप इसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी ने 1965, 1971 और 1999 की जो कारगिल वॉर है, इसको इसलिए सर्वाइव किया कि इसके पीछे अमेरिका था। सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं था, अमेरिका था। अब जब इंडिया ने इसको यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया है, तो ये सिर्फ उसने वर्ल्ड बैंक के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं किया, उसने अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। और ये बात तो ट्रंप को तो पता है ना, ट्रंप को तो बताई होगी ना उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने, जनाब कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये वर्ल्ड बैंक ने हमारे कहने पे करवाया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये जो 1957 का जो पाकिस्तान और अमेरिका का जॉइंट स्टेटमेंट है, उसको दोबारा दुनिया को बताना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि अमेरिकी सदर को ख़त लिखें, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को ख़त लिखें, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को ख़त लिखें, जो 1957 की जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन का जिक्र है, उसका जिक्र करें। और फिर बताएं कि हमेशा जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई वाटर डिस्प्यूट हुई तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया, कभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को रिलीफ दिया, कभी इंडिया को रिलीफ दिया। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत मार्ज वजूद में आने वाला एक ट्रीटी है। इसको इंडिया यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने इसको यूनिलैटरली सस्पेंड किया, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। और ये जो खिलाफ वर्जी है इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर खामोश रहती है तो इसका मतलब है कि वो इंडिया की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वाटर टेररिज्म है उसको सपोर्ट कर रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भरपूर तरीके से इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर्ड वाटर टेररिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और अगर इंडिया ये वाटर टेररिज्म बंद नहीं करता और पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश करता है, तो फिर जो बगलीहार डैम है या सलाल डैम है या किशन गंगा डैम है, इन सब डैमों को उड़ाना, तबाह करना पाकिस्तान का लीगल कानूनी राइट है। सही। अच्छा मीर साहब, ये बताएं कि इस सारे तनाज़े में डोनाल्ड ट्रंप का जो रोल रहा है, वो 7 मरतबा पिछले 3-4 दिन के अंदर पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं, इस सारे तनाज़े की बात कर चुके हैं। आज भी उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की हैं। तो क्या समझते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के दिल में पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई है? ये मामला है क्या, और ये पाकिस्तान के लिए वाक़तन खुश होने की बात है या फिक्र करने की ज़रूरत है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कभी भी कुछ यकीन से कह नहीं सकते कि वो बड़े ही कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके साथ आप बहुत से मामलात पे इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो उनकी फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी है, जो गज़ा से फ़लस्तीनी मुसलमानों को एक्सपेल करने का जो उनका मंसूबा है, मैं बिल्कुल उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। उस पर मैं उनका नाक़िद हूँ, मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन एक और पहलू भी है ट्रंप साहब की शख्सियत का। अगर आप उसको एनालाइज़ करें तो आपको पता चलेगा कि वो असल में कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं जिससे उनको ये कहा जाए कि वो अमन के प्याम्बर हैं। देखें, उन्होंने पहले कोशिश की, ये मिडल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए उन्होंने कहा जी कि मैं मुसलमान ममालिक और इज़राइल के दरमियान कोई मामला ठीक करा दूँ, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए और मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हुआ। फिर उन्होंने यूक्रेन और रशिया के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट साहब जो हैं ज़ेलेंस्की साहब, उनके साथ उनका जो वाशिंगटन में जो मीटिंग थी वो नाकाम हो गई, फ्लॉप हो गई। तो अब उसके बाद उन्होंने कश्मीर पे फोकस किया है, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये हुई है कि उन्होंने जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने तो वेलकम किया, इंडिया ने जनाब उसकी तरदीद कर दी। जब इंडिया ने तरदीद की तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर एक सख्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये दोनों ममालिक जो हैं, इन्होंने जब आपस में लड़ाई शुरू की तो हमने दोनों को अप्रोच किया और हमने इनसे दोनों से कहा कि आप लड़ाई बंद करें, तिजारत करें हमारे साथ
और अगर अगर आप लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो हम फिर आपके साथ तजारत नहीं करेंगे। तो फिर दोनों मान गए। तो ये ज़रा सख्त बयान था। जी हाँ। फिर उसके बाद फिर जो है मोदी साहब जो हैं उन्होंने तरदीद की, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने तरदीद की। तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वो एप्पल जो आईफोन बनाने वाली, कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है, तो उसके सीईओ के बारे में कहा कि मैंने टिम कुक से कहा कि तुम इंडिया में जो अपना प्रोडक्शन प्लांट है ये बंद करो, तुम वहाँ पे प्लांट ना लगाओ। तो मुझे लगता यह है कि ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे, वो इंडिया का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने एक और जगह पे तकरीर करते हुए अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनका एक नाइस डिनर ऑर्गेनाइज करो। तो वो जब भी पाकिस्तान इंडिया का जिक्र करते हैं साथ में पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं। लेकिन ये जो अभी उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट, ये बड़ी अच्छी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल वो इंडिया का जो एरोगेंस है, उसका जो गुरूर है और उसका जो तकब्बुर है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वो प्रेशराइज करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ला के तो चाहते हैं कि सीज़ फायर तो हो गया है, अब इसको एक मीनिंगफुल डायलॉग में तब्दील किया जाए। और अगर वाकई कश्मीर का मसला हल होता है तो यकीनन फिर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार तो ठहरेंगे ना, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान होना है अक्टूबर में और जो उसकी सेरेमनी है वो दिसंबर 2025 में होनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अक्टूबर 2025 से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है को वो बड़ा ब्रेक थ्रू करते हैं कश्मीर पे, तो नोबेल पीस प्राइज़ के तो वो हकदार ठहरते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने उनके सीज़ फायर को वेलकम किया है और कश्मीर पे उनकी जो मेडिएशन है उसको एक्सेप्ट किया है, और अब वो पाकिस्तान की बार बार तारीफ़ करके इंडिया को पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हें भी बातचीत के मेज़ पे आना पड़ेगा, और अगर तुम बातचीत के लिए राज़ी नहीं होते तो फिर पाकिस्तानीज़ आर वेरी ब्रिलियंट और ये बड़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो किसी दिन ये भी ऐलान कर दें कि जी एप्पल जो कंपनी है वो पाकिस्तान में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है। अच्छा मीर साहब, ये बताइए कि एनएसएस की मीटिंग होनी है, फिर सारे माहौल में आपको लग रहा है कि इससे ये कोई नतीजा खेज हो सकती है? ज़ाहिर है 23 तक तो उनकी कोई यात्रा चल रही है, जिसके बाद 24 को एक्सपेक्टेड है कि शायद इनकी मीटिंग हो जाए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, और ज़ाहिर उस पर भी किसी गारंटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो अमेरिका गारंटर बनता है, सऊदी अरब बनता है या यूएई बनता है, उसके बगैर तो मामला फिर आगे बढ़ना मुश्किल होंगे। देखें पाकिस्तान जो है वो तो हर वक्त बातचीत के लिए तैयार है। बिल्कुल सीज़ फायर का पाकिस्तान ने वेलकम किया है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि आपने अगर बातचीत करनी है तो फिर मीनिंगफुल डायलॉग करें, क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि 1948 में भी इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में सीज़ फायर के लिए, पाकिस्तान नहीं गया था। ऐसा ही है। तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज़ फायर डिक्लेयर किया और उसके बाद दोनों ममालिक से कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की रोशनी में मसला कश्मीर हल करें। इंडिया भाग गया। फिर 65 में सीज़ फायर हुआ, फिर इंडिया भाग गया। उसके बाद आप देख लें जब भी पिछले 12 साल से इंडिया ने कंपोजिट डायलॉग सस्पेंड किया हुआ है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ इंडियन एरोगेंस का। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं ना, इसका मकसद यही नज़र आता है कि इंडिया की जो एरोगेंस है इसको ब्रेक किया जाए। और अब अगर दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र्स हैं वो अगर मिलते हैं किसी थर्ड वेन्यू पे, तो यकीनन वो एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंपोजिट डायलॉग का एक एजेंडा वज़ा करेंगे, और उसमें यकीनन इंडिया चाहता है उसमें दहशतगर्दी को शामिल किया जाए। बिल्कुल पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसमें दहशतगर्दी को शामिल करे, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसके अक्सर वाक़यात के पीछे इंडिया का हाथ है। पाकिस्तान चाहता है कि मसला कश्मीर को डायलॉग में शामिल किया जाए, इंडिया को भी इस पर राज़ी होना चाहिए। और तीसरा अहम तरीन मसला है पानी का, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाटर टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि डायलॉग में इंडिया की वाटर टेररिज्म जो है उसको भी ज़ेरे बहस लाए, इंडिया से कहे कि इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करो, और अगर तुम बहाल नहीं करते इसका मतलब है कि हमारी और तुम्हारी जंग जारी रहेगी। मीर साहब, एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो सीज़ फायर हो गया, ये कितना देर पा होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। एक सियासी सीज़ फायर की पाकिस्तान के अंदर आजकल बड़ी जो है वो बाज़गश सुनाई दे रही है। बैरसे गौर साहब ने मुतालबा किया कि सियासी सीज़ फायर भी अब हो जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफ़र की पार्लियामेंट के फ्लोर से,
और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जरा ये कहते हैं कि पीटीआई ने वेलकम किया उसे, लेकिन फिर कुछ ही तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग कह रहे हैं नहीं जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लग रहा है कि एक मुज़ाकरात का जो है एक नया दौर शुरू होने वाला है गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। देखें, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जब इंडिया के साथ टेंशन अरूज पे थी तो उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए ये कहा था कि मैं पीटीआई वालों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, और यकीनन उसके बाद पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने इसको वेलकम किया था। उसके बाद कुछ इश्यूज़ हुए थे कि कौमी असम्बली में जो पीटीआई के रहनुमाओं की जो तकारीर हैं वो पीटीवी पे लाइव नहीं दिखाई गई, फिर अगले दिन उनको दिखा दिया गया। तो इश्यूज़ तो चल रहे हैं, लेकिन जब फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का एक ओपन लेटर सामने आया उसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक इंटरनल सीज़ फायर भी होना चाहिए, तो उसको भी हुकूमत ने वेलकम किया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो कुछ दानिश्वर हैं, कुछ कॉलम निगार जो हैं, वो अपने आप को मोतबर साबित करने के लिए ना वो जो काम इंडिया के जर्नलिस्ट करते हैं ना कि वो कभी कराची को तबाह करा देते हैं, कभी लाहौर और इस्लामाबाद पे इंडियन आर्मी का कब्ज़ा करा देते हैं, तो उन्होंने भी एक अपनी फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन जो है अपने तख़य्युल की परवाज़, उससे उन्होंने इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग की कहानी घड़ी और कहा जी वो अडयाला जेल में एक डायलॉग हुआ है और ये हुआ और वो हुआ, और बस एक साहब जो हैं उन्होंने अपने कॉलम में दावा किया कि जी इमरान ख़ान जो है उसने ताउन से इनकार कर दिया, लिहाजा अब मामला ख़त्म हो गया, अब इसके साथ मामला नहीं चलेगा। दूसरे साहब ने दावा कर दिया कि जी इमरान ख़ान ने इत्तेफाक कर लिया है और अब थोड़े दिनों में इमरान ख़ान जो है वो रहा हो जाएगा। तो ये इस तरह के कंट्राडिक्टरी किस्म की जो झूठी कहानियाँ हैं वो कॉलमों में लिखी गई, टीवी के टॉक शोज़ में कही गई, और फिर उसके नतीजे में अब वजाहतें आ रही हैं, कभी एक वजाहत आ रही है, कभी दूसरी वजाहत आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है ये इसका वक्त नहीं है। हमें जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक जो सियासी जमातों का इत्तेहाद है, उसको कायम रखने के लिए हम एक जेन्युइन इंटरनल सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ें, और हमारे जो अहले फ़िक्र दानिश और सहाफ़ी हजरात हैं वो सिर्फ़ अपने कालमों का पेट भरने के लिए या अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए इस तरह की झूठी कहानियाँ ना गढ़ा करें, क्योंकि अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, ना किसी मीटिंग में इमरान ख़ान ने इनकार किया है और ना ही किसी मीटिंग में इमरान ख़ान ने कोई इकरार किया है। तो जब मीटिंग ही नहीं हुई तो कहानियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये कहानियाँ पेश करने वाले लोग जो हैं वो बड़े सीनियर सहाफ़ी होने का दावा करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह उसने पिछले दिनों हक़ाइक़ के ज़रिए, सच्चाई के ज़रिए इंडिया के झूठ का मुकाबला किया है, तो इस मामले में भी एक्सेस दे हमें। तो बेहतर यह है कि अगर आपको भेज दिया जाए, चले कामरान शाहिद साहब को भेज दें, उनको भेज दें आपके साथ, वो चले जाएं, कामरान शाहिद साहब चले जाएं, कोई और 3-4 और जो है ना सीनियर एंकर्स जो हैं उनको भेज दें, नदीम मलिक साहब को भेज दें, तो वहाँ पे वो जाके आप भी ज़रा इमरान खान साहब से बात करें, आके आप जो कहेंगे हम आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि ये जो एक मुल्क में गैर यकीनी की फ़ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगी। सही है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त नाज़रीन आप तज़िया मुलाज़ा कर रहे थे सीनियर साहब के तजज़ेकार हामिद मीर साहब का, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से जो इंगेजमेंट की बात है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अफवाहों से काम लिया जा रहा है कि कोई मुलाकात हुई है जेल में खान साहब के साथ। ऐसी कोई मुलाकात, ऐसी कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या ये सियासी सीज़ फायर हो सकता है, मुमकिन है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और भारत के दरमियान तो सीज़ फायर हो गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सीज़ फायर की काफ़ी ज़्यादा आजकल बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि अब सियासी सीज़ फायर भी तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत का हो जाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से एक ऑफर तो थी मुज़ाकरात की, तहरीक इंसाफ के अंदर से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ साथ साथ मुदामत की बात भी कर रही है, तो अब क्या मामला पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान में अगर हम देखें तो मुफाहमत की तरफ जाएगा या मुदामत की तरफ, इसी पे बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका और अफनानुल्लाह साहब आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
शौकत साहब, ये बताएं कि क्या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ रही है किसी सीज़फायर की तरफ हुकूमत के साथ, चूंकि ख्वाहिश तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जाहिर की गई थी, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि अब सियासी सीज़फायर होना चाहिए, किस शर्त पे, किन मामलात पे आप सीज़फायर करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कशीदगी आई, उससे पता चल गया कि पूरी कौम एक हो गई। अब वो चीज़ नहीं रही इंडिया के ख़िलाफ़ कि जी ये PTI है, ये नून लीग है। सारे जितने भी यूथ था, नौजवान था, पाकिस्तानी थे, सारे अपने इदारों के साथ, फ़ौज के साथ खड़े हुए। तो जो माहौल बना, उसमें जो कामयाबियाँ हासिल हुई, अब उसको कैसे आगे लेके बढ़ा जा सकता है? अगर आप उसमें वही कशीदगी लाएंगे, दोबारा लोगों को जगह जगह रोकेंगे कि जी अडियाला जेल ना जाए, मुलाकात ना करें और इस तरह की चीज़ें, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करें, तो इससे माहौल दोबारा ख़राब होगा। तो इसलिए बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि अगर आपने इसी माहौल को आगे बेहतरी की तरफ ले जाना है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हुकूमत चाहे तो मामला ठीक हो सकते हैं, अगर हुकूमत ना चाहे तो फिर मामलात सिर्फ अपोजिशन जो है वो ठीक नहीं कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। लेकिन ये जो अफवाहें चल रही हैं कि जी कोई बैकडोर चैनल बातचीत हो रही है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ना ही इमरान खान के साथ कोई खुफिया बातें हो रही है, ना ही पार्टी को कोई ऑफ़र दी गई है खुफिया। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने उसको क्लियर भी कर दिया कि जी खान साहब ने ऐसी किसी चीज़ की तस्दीक नहीं की है। तो बहरहाल ये तो जब भी कोई बात होगी तो पहली बात तो है कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ना ही वो कोई NRO लेगा। ज़ाहिर है अगर कोई बातचीत होती है तो वो उसूलों की बुनियाद पे हो सकती है। जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे है, क्या हुकूमत वो वापस लेने के लिए तैयार है? हुकूमत ये कह सकती है कि ये मुकदमे जो है गलत हुए हैं, या हुकूमत फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा सकती है, या मैंडेट वापस कर सकती है। बहुत सारे इश्यूज हैं। इनमें से कुछ लेकिन जो आपने अगर दूसरी दो रास्ता बातें की खुलता हैं। है, मुज़ाकरात की बात होती है, तो मुज़ाकरात में बहुत सारी चीज़ें तय हो सकती हैं। सही है। अफनान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये कौमी असम्बली के फ्लोर से ऑफर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बातचीत की। तो अगर ये बातचीत की तरफ आप अगर संजीदा हैं, बढ़ना चाह रहे हैं आगे, तो ज़रा बातचीत से कुछ CBMs होते हैं, तो CBMs के तौर पर फिर आप तहरीक इंसाफ के लिए क्या नरमी, क्या रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं कि जिससे एक अच्छा माहौल पैदा हो बातचीत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो हमेशा से हमारी ये राय रही है हम्म। कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से और बातचीत से हल करना चाहिए, और उसके लिए बार-बार जो है इनको ऑफ़र की गई, मगर इन्होंने जब हुकूमत में थे तब भी उसको ठुकरा दिया, जब अपोज़िशन में थे तब फिर ठुकरा दिया। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह ही पिछले 5-6 साल से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है, अब ये राय रास्त पे आ गए हैं और ये समझते हैं कि बातचीत से ही मामला तय किए जा सकते हैं। तो हम जो है वो इनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं, मगर उसके अंदर ज़ाहिर है ये फ्रिक्शन बहुत एकोमोडेट ज़्यादा का है। मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। एकोमोडेट में क्या क्या होगा? मसलन खान साहब की रिहाई शामिल है देखिए उसमें, देखिए एक केसेस का बात खात्मा शामिल है, क्या क्या शामिल है एक उसमें? जो बात शौकत साहब की तो ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी हैं कि जिनमें से कुछ नामुमकिनात की तरफ जाती है कि आप अपनी हुकूमत छोड़ दें, मैंडेट जो है वो आप कह दें कि हमारा जाली था, ये काफ़ी लंबी चौड़ी की ख्वाहिशात हैं। जी। देखिए, बात ये है कि ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कही थी कि जिन लोगों की सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनको हम जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात उन्होंने की थी, और भी मज़ीद जो है वो जो लोग अंदर हैं, उनको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर ज़ाहिर है इसके ऊपर रिकन्सिलिएशन होती है। लेकिन अगर बात ये है कि हुकूमत ठीक नहीं है, तो फिर सबसे पहले इमरान खान साहब को कौम से माफ़ी माँगनी चाहिए, हम्म। हाइब्रिड निज़ाम को मुल्क में मुसल्लत करने की। आप अपनी जो गलतियाँ आपने की हैं, उसके ऊपर आप माफ़ी माँगे, हम अपनी गलतियों पे करने के लिए तैयार हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात कर कर के थक गया हूँ पिछले कई सालों से, वो मैं इसलिए करता था कि भाई अगर आपने आगे बढ़ना है तो वही एक तरीका है कि आप एक चार्टर के ऊपर उसके ऊपर जो है वो आ जाएँ, उसके ऊपर बैठ के गुस्से से बात कर लें। मगर अगर कोई इस ख्वाहिश लेकिन में ये रहता है कि बात नहीं फिर जी अफनान हमने साहब कोई तय गलती नहीं है, की, ये बात मगर फिर आप करें। अफनान साहब तय है कि अगर बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे, तो उसमें जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उन पर कोई बात नहीं होगी, मैंडेट को गवर्नमेंट के तरीके के साथ तस्लीम करेगी, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ऐसा ही है? नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर ये मैंडेट का इनको इशू है तो फिर 2018 से बात शुरू होगी। अच्छा। अगर ये समझते हैं कि अच्छा नहीं है तो 2018 में पहले बात होगी, क्योंकि वो पहले हुआ था। और जो इन्होंने पौने 4 साल गुज़ारे वो भी इल्लीगल थे, वो उसपे भी बात होगी। ठीक है। फिर ये किसी को कुछ कह सकते हैं ना, ये मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, तो मेरे पे ना कायदा है, ना कानून है, ना कुछ और लागू होता है।
मगर दूसरे सारे आइन और कानून फॉलो करें, ऐसे भी नहीं हो सकता। अच्छा, शौकत यूसुफ ज़ई साहब ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए भी मिक्स सिग्नलिंग कर रही है कि हमने करने मुज़ाकरात। कल ही हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब कि मुज़ाकरात अब की बार यदि तहरीक इंसाफ इतना आगे बढ़ चुकी है मुज़ाकरात को लेकर कि आपने मोडालिटीज़ भी तय कर ली कि हमने कैसे करने मुज़ाकरात। वो तो कल ये फरमा रहे थे हमारे प्रोग्राम पे कि मुज़ाकरात होंगे तो इस मरतबा खुफिया रखे जाएंगे, कैमरे की आंख से दूर रखे जाएंगे ताकि वो नतीजा खैर साबित हो सकें। तो इन मुज़ाकरात करने में तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो कोई एहतिजाजी तहरीक की बातें भी हो रही हैं। तो किस तरफ फिर आगे बढ़ेंगे, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? अगर वो कामयाब ना हुए तो फिर तहरीक की तरफ जाएंगे, होगा क्या? बेहतर ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब कराने हैं तो मैं सजेशन देता हूं कि इमरान खान के साथ बराह रास्त मुलाकात की जाए, बराह रास्त उनके साथ कौन करे मुज़ाकरात किया मुलाकात? जाए- कौन किया करे जाए। मुलाकात गवर्नमेंट की साइड और से? कोई हल मुझे जो भी गवर्नमेंट चाहती है मुज़ाकरात करना, मेरी ये तजवीज़ है, क्योंकि अगर इसके अलावा आप किसी से भी मुज़ाकरात करेंगे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे नहीं, क्योंकि लेकिन मैं हुकूमत काफ़ी के ऊपर अरसे कोई से दबाव देख ही रहा नहीं हूं है किसी किस्म कि का तहरीक हम इंसाफ की हर तरफ से, उन्हें कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये जंग के मामले पे भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आता रहा बार नहीं, बार आपके कई देखिए लोगों की तरफ से कि हाँ पाकिस्तान सबको रिहा करें फौरी तहरीक तौर पर, इंसाफ लेकिन के देखिए जी देखिए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को परेशानी है, और जो जो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं उनको बहुत परेशानी है। उससे हुकूमत की सेहत अगर पे क्या किसी असर को पड़ता नहीं है? होगी तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, देखिए हमारे देखिए हम तो ये चाहते हैं कि दो चीज़ें हैं, या तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें या फिर निकलें सड़कों के ऊपर। देखिए हम अगर सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो ये जमहूरी हक है हमारा। तो ये फैसला कब तक आपका हो जाएगा? जमहूरियत के अंदर कब के तक ये एहतजाज फैसला तो फिर पाकिस्तान तहरीक मना नहीं। इंसाफ कर लेगी कि आपने एहतजाज करना है, ये मुज़ाहमत तो करनी है या लीडरशिप ने, मुफाहमत करनी है? कब तक ये हो जाएगा फैसला? मेरे भाई ये तो फैसला लीडरशिप ने करनी है ना। हम तो देखें, हम तो बार बार मुतालबात कर रहे हैं कि जी देखें कि अगर देखें कुछ लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं, पे दर पे वही लोग जाते हैं आते हैं, सिवाय इमरान खान की फैमिली के 3-4 जो उनकी बहनें हैं बेचारे वो जाती हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन बाकी जो आप देखें तो वो तसलसल है, कुछ लोग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर ये इस लीडरशिप को क्लियर कट बात करनी चाहिए खान साहब के साथ, और कोई इश्यूज ऐसे होने चाहिए जिसका क्लियर कट एक मैसेज जाए, पूरी हुकूमत को जाए कि जी ये चीज़ है, अगर ये नहीं है तो फिर हमारा आपके साथ और रास्ता नहीं चल सकते, हम एक रास्ते पे, ठीक है, तो हमारा फैसला अलग वैसा हो रास्ता सकता होगा, है आपका क्या? अलग होगा, हम एहतजाज करेंगे, ठीक। फिर उस पर एहतजाज करने के लिए रेडी करें पार्टी को। हम तो देखें ये समझते हैं कि बिल्कुल बातचीत से मामला जो है वो हल होने चाहिए, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम में एहतजाज करना इनका हक है, तो ये तो जमहूरी निज़ाम नहीं है, आप खुद हाइब्रिड निज़ाम लेके आए हैं। अब उसके ऊपर जो है वो आप उसका भी आप हमें ही दे रहे हैं, क्या कहते हैं कि क्या भाई आप ना लेके तो आप आते भी तो आज तस्लीम मुल्क में करते ना हैं फिर? होता। आप भी उनकी बात को तस्लीम नहीं करते मैं हैं? तो नहीं मैं तो तस्लीम करता हूँ मैं मान रहे हैं उनके आर्गुमेंट को सारी, अपना? मैं तो मानता हूँ, नहीं मैं आर्गुमेंट उनका मानता हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर आप ये फिर ना कहें ना क्या जमहूरी निज़ाम में एहतजाज का हक होगा। आप फिर पूरी बात को देखें ना कि क्या बात है। हम्म। फिर देखें, और दूसरी बात इन्होंने की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के बहुत सारे अकाउंटों ने इंडिया का प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट किया है, और मैं उनके नाम दे सकता हूँ, इनके इनके लोग हैं आज भी उनके, आप एक्स के अकाउंट और उस पे जाके देख सकते हैं, उन्होंने 1-2 ट्वीटें पाकिस्तान के हक में करते थे, 2-3 उनके हक में कर देते थे। इस तरह के तो मामला आप लोगों के चल रहे थे। जब मुल्क को आपकी ज़रूरत थी उस वक़्त आप लोगों के लोग जो हैं वो कोई प्रो इंडिया चल रहा है, कोई कह रहा है इस्लामाबाद में जो है वो धमाके हो रहे हैं, उनकी उनकी लाइन टो कर रहे हैं। तो ये अफ़सोसनाक बात थी। अब जब वो हालात तब्दील हो गए हैं, अक्सर तो आप जो मर्ज़ी कहें, लेकिन उस वक़्त जब ज़रूरत थी तो शायद पाकिस्तान ने देखा कि आप लोगों के, बहुत सारे नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने, अली मोहम्मद का रोल बहुत अच्छा था और बहुत सारे लोगों का अच्छा था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आपका रोल बहुत ख़राब भी था कि जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, अब आप जाएँ खुद ही जंग लड़ें। आपकी बहुत सारे अकाउंट हैं, मैं क्या नाम लूँ, आप जाके देख सकते हैं खुद ही। और ये जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है है शौकत साहब की तरफ से, जो तजवीज़ है कि कोई हुकूमती साइड से जो है खान साहब से डायरेक्टली मुलाकात कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए, ऐसा मुमकिन है? नहीं नहीं, देखिए हमने बहुत दफ़ा इनको ऑफ़र कर दिए हैं। अब सारा इनके बॉल जो है इनके कोर्ट में, अब उनको जाके रेड कारपेट तो हमने अडयाला में बिछाना ठीक। नहीं है कि जी अब आपसे मुज़ाकरात। अब आपके कोर्ट में है बॉल। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर अब आगे सारा मामला चलेगा। जी अब शौकत आप ये साहब, ना कहें कि जी हमें अब यूँ भी कहें, अब हमें यूँ, आप कह ठीक दिया, है, अब चलिए आपका आप क्या पॉइंट आ गया चाहते है। हैं? शौकत साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बार बार इस तरह पोर्ट्रेट करने की कोशिश होती है ना कि जैसे हमें मुहिब वतन के लिए नून लीग से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। देखिए, शरीफ फैमिली
इतनी खामोश रही 3 दिन तक, नवाज शरीफ के मुंह से बात तक नहीं निकली इंडिया के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़। अब वो कोई खातून है वहाँ पे वज़ीर इत्तलात, वो कहती है कि पूरी हिकमत अमली तो नवाज शरीफ बनाता रहा, पूरी जंगी। तो फिर तो ये क्रेडिट फिर नवाज शरीफ को देना, फिर फ़ौज को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सारी जंगी हिकमत अमली तो उन्होंने बनाई है। तो ये देखें, इस तरह की बात करें कि खुदा के लिए सबको पता है कि शरीफ फैमिली और मोदी का ताल्लुकात कैसे रहे हैं माजी में, तो फिर हमें क्यों दोष दे रहे हैं आप? हमारे देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह वतन है, अपनी फ़ौज के साथ सामने होकर खड़े रहे, क्लियर कट खड़े रहे, किसी से कोई खौफ नहीं है, अपने मुल्क के लिए खड़े रहे, फिर भी खड़े रहेंगे। तो ये बात ना करें, क्योंकि इनको सूट करता है कि ये और फौज जो है ना, ये लड़ते रहे, बस पीटीआई फौज लड़े ताकि इनके लिए रास्ता खुला रहे और हुकूमत के जो है ना, नून लीग की हुकूमत जो है वो कायम रहे, बस ये इनको सूट करता है। लेकिन देखें, ये मुल्क को सूट नहीं करता है, इसलिए कि 70% के सामने भी करना है कि आपने लड़ना है या आपने फिर 70% को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ अजीज साहब आपका और सेनेटर अफनान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़ीर प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्या भारत पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोक सकता है, यह काबिल अमल है? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत का पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकने का एग्जैक्ट मंसूबा है क्या? पाकिस्तानी दरियाओं का कितना पानी भारत डाइवर्ट कर सकता है और इस सिलसिले में कौन कौन से मंसूबों पर काम हो रहा है? डिटेल्स एक एक करके सामने आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अरशद अब्बासी साहब ने, माहिर हैं आबी अमूर के। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा अरशद अब्बासी साहब के सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके भारत का जो प्लान है पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकने का, किस किस दरिया पे भारत कौन कौन से डैम बना सकता है, कौन सी नहरों के जरिए किस दरिया का पानी डाइवर्ट किया जा सकता है, एग्जैक्ट मंसूबा ये है क्या और क्या लग रहा है आपको ये कितना काबिल अमल है? समर ऐसे था कि बजट 2011-12 की कापी जो कि इंडियन गवर्नमेंट का था, वो कापी मेरे पास भी आ गई। मेरे पास तो एक चीज़ मैंने देख के मुझे बड़ा ख्याल है, ये क्या कि वो चनाब को ब्यास के साथ लिंक करने का मास्टर प्लान था। जस्पा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, लकली उसी साल मुझे बड़ा पूरा इस चनाब का जो वाटर शेड है ये हिमाचल प्रदेश में देखने का इत्तेफाक भी हुआ। एक इंटरनेशनल एक प्रोग्राम था इसके। जस्पा डैम के उस वक्त टेंडर्स या आप कह सकते हैं कि जो सारा काम हो चुका हुआ था, बाद में डिज़ाइन रिव्यू हुआ। तो एक पॉइंट तो ये है जो मोस्ट वनरेबल है, वो ये है कि चनाब को ब्यास के साथ वो लिंक करेंगे और ये उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे कहते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो तकरीबन $180 बिलियन का है, जिसमें यमुना को वो लिंक कर रहे हैं गंजेस के साथ, ब्रह्मपुत्रा इसके साथ, नीचे साउथ में नर्मदा रिवर कृष्णा के साथ, यानी साउथ नॉर्थ के सारे रिवर्स का एक नेटवर्क बन रहा है, जिस तरह हमारे रिवर किसी ज़माने में लिंक हुए थे। एक तो ये है। दूसरा एक जो बात बड़े क्लियर सी है और कुछ थोड़ी सी जाहिर है कि जब बड़े बड़े इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं हमें भी लूप में लिया जाता है रिव्यू के लिए, देखने के लिए। तो दूसरा जो पॉइंट है बड़ा वनरेबल है, वो है रावी, यानी चनाब को जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली जो इसकी जो ब्रांच है, एक ब्रांच है तवी जिसे रिवर कहते हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ जम्मू जाके वो चनाब के साथ जाके उसका मर्ज होता है, यहाँ से तवी के साथ। फिर एक और भी एक कनाल का इनका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है एक लिंक कनाल का। वो लिंक कनाल कौन सी है? चनाब रावी लिंक कनाल। ये उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी बैक एंड पे पूरी कैलकुलेशंस है। तो एक तो ये लिंकिंग के उनके प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा, मैंने शायद आज से कोई एक हफ़्ता पहले आर्टिकल लिखा था और आर्टिकल ये था कि चनाब रिवर, ये चंद्रा और बागा इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पे 39 प्रोजेक्ट्स इनके कुछ अंडर एक्सिक्यूशन है, कुछ काम शुरू हो चुका हुआ है। जब वो काम शुरू हुआ तो जब उसको आप देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये पानी नीचे जम्मू एंड कश्मीर में आ पाएगा या नहीं। एक मैं आपको बात बता दूं, हिमाचल प्रदेश से दरियाए चनाब का जो पानी जम्मू एंड कश्मीर में आता है, फिर पाकिस्तान में आता है,
आप कह सकते हैं कि 60% वो वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। तो सर इसका फिर मतलब अरशद साहब, ऐसे पाकिस्तान भी में नहीं पाकिस्तान आएगा। को क्या करने की तो जरूरत है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? देखिए, शॉर्ट टर्म तो ये है कि ट्रीटी जो है ये सस्पेंड है। सबसे पहली बात है कि इसको रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है, और इस रीइंस्टेट करने का अगेन ये ट्रीटी रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशन में। ये किसने कराई? ये एक्चुअली कराई है इंडिया ने, यानी ट्रीटी हुई 1960 1960 में हुई। सितंबर 1960 में इंडिया ने इसको खुद यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज़ में इसको रजिस्टर्ड कराया। और आपने कहा करने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? अगर हम जो किशन गंगा केस हुआ था, और किशन गंगा केस में आप बताऊँ कि ये जो केस था ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया था। उसके 7 जज थे। 7 जजों में जो 4 जज थे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिटायर्ड जजेस थे, जिसमें जस्टिस वेम्बले भी था, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहाँ पे इंडिया ने अंडरटेकिंग दी हुई है अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटीज़ में कि वी विल नॉट हार्म पाकिस्तान। ये एक दफ़ा नहीं, ये 4 दफ़ा मुख्तलिफ जब डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, बार बार रीइटरेट किया गया, इसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया। अगर मुझसे कोई पूछता है तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ों को उन्हीं को लेके आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं बल्कि आप जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन। ये एक फोरम तो ये है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।